तो प्यारे परीक्षार्थियों, अब मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास को लेकर। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। कल हमने जो क्लास 1 में जो बात की थी वो पाषाण काल को लेकर संदर्भित की थी। उसी के कुछ क्वेश्चन अभी भी और भी हैं जो पाषाण काल से संबंधित हैं। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव की गतिविधियों को लेकर बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमारे पुरातत्व की एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि जितने प्राचीन हमारे यहाँ मानव द्वारा प्रयुक्त उपकरण रहे हैं, उतने प्राचीन हमें मानव कंकाल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये एक थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था इस बात को लेके कि मानव जो पाषाणकालीन मानव हुआ करता था, कृषि के विकास के पहले छोटी नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ की संभावना कम हुआ करती थी, पहाड़ी क्षेत्रों पर, पठारी क्षेत्रों पर इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होती थी। पत्थर के उपकरण बनाने होते थे, औजार बनाने होते थे, पत्थरों की उपलब्धता वहाँ होती थी। तो उस ऐसी नदियों के किनारे में इंसान रहा करता था। तो इसी कारण से अगर हम देखा जाए तो भारत में जो सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य मिले हैं वो नर्मदा घाटी में मिलते हैं। नर्मदा घाटी में भीमबेटका है, और भी बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन नर्मदा घाटी में, और यहीं से एक जगह है हथनोरा। ये कहाँ पड़ता है? आपके सीहोर जिले में। तो जो हथनोरा पुरा स्थल है, वहां से एक अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में एक मानव की कपाल का हिस्सा, सिर का हिस्सा, वो प्राप्त किया गया था। उसके विश्लेषण करने पर यह पता लगा कि वो एक 30 वर्षीय युवती का है। यहाँ से और भी और भी यहाँ विश्लेषण किए गए, और भी खुदाइयाँ हुई और भी सर्वेक्षण किए गए, तो वहाँ से जो और मानवों के जो अवशेष मिले, उससे यह बात निकल के आई कि यहाँ से प्राप्त जो पूर्ण खोपड़ी मिली है मानव की, वो लगभग 5 लाख वर्ष पुराने मानव की थी, संभवतः होमो इरेक्टस प्रजाति का। यह भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी आदि मानव का प्रथम जीवाश्म माना जाता है। ठीक। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो जो पाषाण उपकरण है वो और पहले से मिलते हैं, लेकिन मानव के अवशेष और मानव का पूरा मानव तो मध्य पाषाण काल में जाके मिलता है, पूरा का पूरा उसका कंकाल। लेकिन यहाँ से जो पूर्ण खोपड़ी मिली है वो लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। सेम क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका भी आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी। यहाँ मैं छोटा सा एक क्या करता हूँ, आपको मानव विकास क्रम के बारे में बताना चाहता हूँ। मानव विकास क्रम, क्योंकि मानव का जो धीरे धीरे करके जो विकास हुआ है लाखों सालों में, वो थोड़ा सा एक जानना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। हो सकता है प्रश्न पूछ लिए जाए, थोड़े से कुछ पॉइंट रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो लगभग 3 करोड़ साल पहले के आसपास कपी जो बंदर होता था, कपी, उसमें कुछ परिवर्तन हुए, वहां से एक मानव प्रजाति के लिए व्यवस्था अलग होना शुरू होती है। तो शिवालिक पहाड़ियों में एक कपाल खंड मिला था, कपाल, जिसको पुरातत्वविदों ने रामापिथेकस नाम दिया। रामापिथेकस। यह लगभग 1.5 करोड़ साल के आसपास का पुराना होगा। फिर उस बाद और भी कुछ इस तरह के वहाँ अवशेष मिले और उनको रामापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, शिवापिथेकस नाम आदि दे दिए गए। इसके बाद इस मानव का विकास किस तरह हुआ, इस कपी का विकास किस दिशा में हुआ, उसके बारे में कोई भी साक्ष्य वहाँ से और आसपास के क्षेत्र से नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो अगला जो मानव जिसको आता है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ से मानव की आदि पूर्वज परंपरा शुरू होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यह दक्षिण अफ्रीका के में पाया गया था। दक्षिण, ऑस्ट्रेलो का मतलब दक्षिण होता है, तो दक्षिणी मानव कहा जाता है इसे। तो यहाँ से शुरू होती है। इसी में एक ये सबसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है।
इसी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ही एक प्रजाति और है, उसको बोला जाता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। इनको, इस प्रजाति को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक प्रजाति है, सब प्रजाति कह सकते हैं, उप प्रजाति होमो हैबिलिस, इनको हैंडी मानव कहा जाता है। यह वह प्राणी थे जिन्होंने सबसे पहले किसका उपयोग किया? पत्थर के उपकरण बनाना शुरू किया था। तो पत्थर के उपकरण बनाने वाली सबसे जो पहले वो लोग हैं वो है होमो हैबिलिस। उसके बाद आता है पिथिकांथ्रोपस। या इसको होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस, यह पहले वो इंसान थे जिन्होंने सीधा चलना आरंभ किया था। इससे पहले जो इंसान, जो प्रजातियां थी मानव की, वो पीठ से झुकी हुई, जैसे वो काफी कोई पुराना ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो सीधे नहीं चल पाते हैं, तो कमर के हिस्से से झुक जाते हैं। तो उसी तरह इससे पहले के जितने भी पूर्वज मानव हुआ करते थे वो झुक के चला करते थे। इससे जो पिथेकस है और इरेक्टस ये दोनों एक ही प्रजाति हैं, और ये पहल मानव थे जो सीधे चला करते थे, होमो इरेक्टस। उसके बाद है होमो इरेक्टस, उसके बाद है निएंडरथल। निएंडरथल को पाश्विक मानव भी कहा गया है। काफी बड़ा शरीर, देखने की क्षमता बहुत ज्यादा, पूरे शरीर पर बाल, थोड़े बहुत छोटे छोटे, तो एक तरह से पाश्विक मानव लगता था, वो है निएंडरथल। ऐसा माना जाता है कि निएंडरथल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिमयुगों का सामना किया। हिमयुग क्या थे? ये 3-4 बार ऐसा हुआ पृथ्वी पर जब पृथ्वी का तापमान काफी गिर गया और बहुत बड़े भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़े क्षेत्र पर बर्फ जमी हुई थी। उस समय इन मानवों ने उसका सामना किया था। उसके बाद निएंडरथल है। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं होमोसेपियंस, सेपियंस। और होमोसेपियंस का विकास होता है आपके उच्च पुरापाषाण काल में। तो यह मानव से संबंधित थोड़ी सी जानकारी है। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथिकांथ्रोपस या होमो इरेक्टस, निएंडरथल। उसके बाद है आपका पिकिंग मानव है, कुछ और भी प्रजातियां हैं। एक आती है क्रोमैग्नन। ये जो क्रोमैग्नन प्रजाति है, यह क्रोमैग्नन, यह जो प्रजाति है वह मानव की जो होमोसेपियंस प्रजाति है उसका सबसे निकटतम पूर्वज है। इसी से होमोसेपियंस का विकास माना जाता है। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था मानव की श्रृंखला के बारे में। अच्छा, ये जो प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव ने जो सबसे पहले अनाज उत्पादित किया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहा है सामान्यतः। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र की बात की जाए तो अगर हम जैसे अभी जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अनाज हो जा रहे हैं। जैसे मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज था, इसको जौ माना गया है। जौ आज भी एक तरह से प्रजाति है, गेहूं प्रजाति में ही आता है। तो वैश्विक स्तर पर ऐसा माना जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के बीच वाले क्षेत्र में इसकी कृषि किए जाने या इसके प्रयुक्त किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, जो मैंने उस दिन ही बताया था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही सबसे पहले गेहूं, जौ, कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक कि तांबे के प्रयोग के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। तो मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पूरे उपमहाद्वीप में। मेहरगढ़ से ही एक और चीज है, एक क्रमबद्धता आपको दिखाई देगी कि वहां पाषाण काल से धीरे धीरे विकास हो रहा है। मानव मतलब निरंतर रूप से मेहरगढ़ में रह रहा है और विकास कर रहा है। मेहरगढ़ में क्या होता है कि पाषाण काल से जीवन के अवशेष दिखाई देते हैं, और वहां से खाद्य आखेटक संग्राहक, जब इंसान कृषि नहीं करता था, पशुपालन भी नहीं करता था, उससे पहले के ही मानव क्या है, मानव के वहां रहने के साक्ष्य मिलते हैं और लगातार मिलते रहते हैं। तो खाद्य संग्राहक से लेके स्थायी कृषि में परिवर्तन, रूपांतरण, क्योंकि जितने भी चरण आए हैं उस विकास क्रम के, वो सब आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, मेहरगढ़ में मिल जाते हैं। इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मेहरगढ़। बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का एक प्रांत है वो। तो उस मानव द्वारा सबसे ये हो गया आपका। अब मैंने कुछ जो प्रश्न एक जैसे आए थे उनको एक ही साथ में रख के यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि इनकी व्याख्या एक ही होगी। घटना चक्र में जो चीज मैंने देखी जाती है कि वो कई एक ही क्वेश्चन को जो थोड़ा बहुत भी अंतर कर करके कई विभिन्न परीक्षाओं पूछेगा, उन सबको भी एक जगह उसमें डाल दिया जाता है। तो उस वजह से प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है, व्याख्या सेम रहती है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब देखिए, यहाँ क्या है, लहोरा देव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ लहोरा देव नहीं है, यहाँ क्या है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ मेहरगढ़ दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, मेहरगढ़ सभी में दिया हुआ है। देखिए, 17 नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ क्षेत्र दे दिया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिल प्राप्त हुए हैं? तो पहली बात तो उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम मतलब पाकिस्तान और वो कश्मीर के पास वाला क्षेत्र, पूरा आपके पाकिस्तान क्षेत्र हो जाता है मेहरगढ़। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे एक सोचने वाला वो है कि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रश्न बनाने वाले ने ये ध्यान नहीं दिया है कि ये भारत में है ही नहीं। तो इस प्रश्न को ये माना जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम पशुपालन का तो बागौर से मिलता है, भारत में आदमगढ़ से मिलता है, जो मैंने कल जिस तरह से आपको बताया था, और कृषि के मेहरगढ़ से मिलते हैं, ये भी भारत में नहीं है। तो प्रश्न में विवाद ना हो, लेकिन इसको भारत में भारतीय उपमहाद्वीप ही माना जाए। तो ये भी मेहरगढ़ है। तो ये आपने देखा कि मेहरगढ़ महत्वपूर्ण स्थान था, इससे पहले मेहरगढ़ ही आता रहता था। ठीक है। और आपको एक बात और बताऊं, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या सही है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं इस प्रदेश में। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। केवल दो, एक और दो, ये दोनों। तो जौ और धान है। तो अब इस बात की हम सब क्वेश्चंस को देखते हैं। बात यह है कि नवीनतम खोजें जो अभी हुई हैं अब पिछले 8-10 साल के अंदर, उसमें यह बात निकल के आई है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में एक स्थान है लहोरा देव। यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लहोरा देव कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर जिले में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास चावल की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं।
इससे पूर्व मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। इससे पूर्व जो क्वेश्चन आते थे उसमें क्या रहता था, मेहरगढ़। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों का कहाँ से मिलता था, वो जगह थी कोल्डी हवा, जो प्रयागराज में बेरन नदी के किनारे स्थित है। तो जो पुराने प्रश्न हैं, अगर उसमें पूछा गया है तो चावल के संदर्भ में कोल्डी हवा आता था, लेकिन अब क्या हो गया, लहुरा देव हो गया है। कृषि के साक्ष्य में पहले मेहरगढ़ होता था, आज की डेट में क्या है, वो आपका लहुरा देव। अब जो मेहरगढ़ है वो आज भी गेहूं, जौ और कपास, इन तीनों के लिए प्रथम स्थान ही है। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में ये आ जाए कि जौ, गेहूं या कपास के उत्पादन के प्राचीनतम या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो मेहरगढ़ में मिलते हैं। तो इतिहास में नई नई खोजें होती रहती हैं, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में तो खोजें निरंतर चलती रहती हैं। बहुत सारी नई नई जानकारी प्रकाश में आती रहती है और पुरानी व्याख्याएं, पुराने विश्लेषण बदलते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर्स को विशेष तौर पर इस चीज़ से ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर में कोई इतिहास से संबंधित अगर ऐसी कोई जानकारी आई है तो उसको नोट डाउन अवश्य करें। तो अब ये माना जाता है कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। वो कहाँ से मिल रहे हैं, आपके लहुरा देव से। और इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें क्या आंसर रहता था, मेहरगढ़। तो अब आंसर कौन सा माना जाएगा, लहुरा देव माना जाएगा। मेहरगढ़ तब माना जाएगा जब वो जौ और गेहूं और कपास से संबंधित होगा। तो इनके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो आज भी मेहरगढ़ ही है। पशुपालन के साक्ष्य तो आपके बागौर में भी है, और उपमहाद्वीप की बात की जाए तो फिर मेहरगढ़ हो जाता है। तो धान और जौ नहीं, केवल एक सही है, यानी यहाँ मैंने जो बताया कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, चाहे वो कोल्डी हवा हो चाहे लहुरा देव हो, वहाँ पे कृषि के किसके मिले हैं, धान के मिल गए हैं, जौ के नहीं मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर केवल एक सही रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको ये विश्लेषण करके बताया था कि मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले आपके उस पूरा विकास क्रम दिखाई देने को मिलता है। मानव का स्थायी जीवन वहाँ बहुत लंबे समय तक मानव रहे, और पाषाण काल में जब वो खाद्य संग्रह हुआ करता था, तब से लेकर कृषि शुरू होने और स्थायी जीवन यापन, गांव बसने तक वो वहाँ पे लोग रहे, और पूरा एक क्रमबद्ध इतिहास वहाँ से प्राप्त हो जाता है। उसके अलग अलग स्तरों पर अलग अलग काल के निवास स्थान पाए गए हैं। तो अच्छा, मेहरगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी और यहाँ दी हुई है कि ये बलूचिस्तान प्रांत में है, बोलन नदी की घाटी में है। नदी का नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बोलन नदी घाटी। ये बेलन नहीं है, बोलन है। स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है बलूचिस्तान, इसे ये बलूचिस्तान क्षेत्र है। यह एक तरह से सूखे, दो ईरान की तरफ भी रेगिस्तान टाइप का और इधर पाकिस्तान का भी वो सूखा सा क्षेत्र, उसमें ये बीच में हरा भरा स्थान है जिसे नखलिस्तान कहा जाता है, वो है। तो इसे अन्न भंडार या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। इस स्थल से लगभग 6000 पूर्व की एक कब्र से 6000 ईसा पूर्व की एक कब्र से तांबे के मनकों के छेद के भीतर कपास के रेशे मिले हैं। किसके रेशे मिले, कपास के। तो कपास प्रयोग करना, कपास की खेती करना और उसको यूज करना, यह सबसे पहले किन्होंने शुरू किया, मेहरगढ़ वासियों की देन मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि हड़प्पा वासियों को कपास की जो जानकारी हुई थी वो मेहरगढ़ क्षेत्र से ही हुई थी। तो यह जो दुनिया में, यह जो वो है, दुनिया में कहीं भी कपास के इस्तेमाल का पहला साक्ष्य है। हाँ, और इस महाद्वीप में तांबे के प्रयोग का भी पहला साक्ष्य इसे ही माना जाता है। और मेहरगढ़ से ही जीवन
निर्वाह पद्धति में आखेट संग्राहक से लेकर पशुपालन और स्थायी कृषि और स्थायी जीवन के विविध रूपांतरणों का क्रमबद्ध इतिहास मिल जाता है। मेहरगढ़ में एक व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ में कुछ क्या कहते हैं, मृतक संस्कार जो हुआ है उसमें मृदभांड वगैरह, जब मृदभांड बनने लगे या हड्डी के उपकरण बनने लगे तो उन चीज़ों को भी उनके साथ में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो मेहरगढ़ में ही आपको अन्न कोठार जिसमें अनाज रखा जाता था वहाँ के वो भी मिलते हैं। तो मेहरगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन जो पाषाण काल है और नव पाषाण काल है उस क्षेत्र के संदर्भ में मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अगर आप पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा कि राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जो है वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब आते हैं हम ताम्र पाषाण काल पे, चालकोलिथिक। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? CHA। अब इस जो चालकोलिथिक है उसको कभी कभी कैलकोलिथिक भी लिखा मिलता है। तो आपको ये बिहार में प्रश्न आया था, बिहार PCS में, तो उन्होंने उसको ताम्र पाषाण ना लिख के चालकोलिथिक लिख लिया था। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में भी आया था कि वो नील आंदोलन से संबंधित था। तो उसमें उन्होंने प्रश्न ये किया था कि इंडिगो आंदोलन किससे संबंधित था या कब किस ईयर में हुआ था। तो उन्होंने नील शब्द का प्रयोग ना करके इंडिगो शब्द का प्रयोग किया। तो कुछ शब्दों की अंग्रेजी भी आप ध्यान रखें कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और UPSC के मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन होती है वो कभी कभी इतनी जटिल होती है कि बिना इंग्लिश पढ़े हुए प्रश्न में समझना मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत अच्छी रखना बहुत आवश्यक होता है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चालकोलिथिक का मतलब होता है ताम्र पाषाण। अब ताम्र पाषाण संस्कृतियां जो हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो पाषाण युग था वो नव पाषाण काल पे आके समाप्त हो जाता है। उसके बाद इंसान लगभग 6000 साढ़े 6000 के आसपास ईसा पूर्व से पहली धातु तांबे का उपयोग करना आरंभ कर देता है। इस तांबे की खोज ने इंसान के जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि धातु में कुछ विशेष गुण होते हैं जो अन्य चीजों में नहीं होते। जैसे इसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो लिक्विड में बदल जाता है और सामान्य ताप पर फिर वो दोबारा धातु जो है हार्ड हो जाती है। उसको पतला द्रव रूप में बना के किसी भी आकृति को बनाया जा सकता है। इसमें आघात वर्धनीयता होती है। इसको आघात करने पे क्या हो जाता है, ये फैलती है। तो और भी इसको मनचाहे आकार में इसको हार्ड भी किया जा सकता है, इसको नरम भी बनाया जा सकता है। इसमें अन्य धातुएं मिलाई दी जाएं तो मिश्र धातुएं बना के और भी हार्ड या नरम धातुएं बनाई जा सकती हैं, मिश्रित पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो लेकिन पत्थर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। पत्थर के उपकरण बनाने में कितना मेहनत लगी होगी इंसानों को, उस आकार को देने में कितने पत्थर बेकार हो जाते होंगे। लेकिन धातु के साथ ऐसा नहीं है। और इंसान की एक बात जो मुझे सबसे विशिष्ट लगती है वह यह है कि इंसान जब एक बार किसी क्षेत्र में एंट्री कर लेता है तो उस पर फिर वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। मान के चलिए कि किसी जगह इंसान ने आग जलाई और वहाँ पे वो तांबा, क्योंकि मुक्त अवस्था में मिल जाता है प्रकृति में, तो तांबे का एक पिंड बन गया। तो इंसान को पहली बार, चाहे वो किसी दुर्घटना हुई हो या अकस्मात उसको तांबे की खोज हो गई हो, लेकिन फिर उसने जहाँ जहाँ भी गया होगा उसने उन मिट्टियों को जो अलग तरह की लगती होंगी उनको गर्म करके धातु प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। इसी कारण बहुत तेजी से फिर धातुओं की खोज साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका चांदी के भी साक्ष्य मिल जाते हैं, टिन के भी साक्ष्य मिल जाते हैं, सोने के भी साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन लोहे के नहीं मिलेंगे। क्योंकि लोहे को जो गलाने के लिए, उस मिट्टी को गलाने के लिए जो लोहा काफ़ी मात्रा में तापमान की ज़रूरत पड़ जाती है। उच्च तापमान पर ही लोहा पिघलता है। तो उस समय तक शायद वो उतना तापमान नहीं बना पाए, जिस वजह से लोहा नहीं मिला होगा। तो इंसान जिस भी क्षेत्र में जाता है उसमें निरंतर
शोध अनुसंधान करता है और अपने विकास को आगे बढ़ाता चला जाता है। आप देख चुके हैं पाषाण के पहली बार उपकरण बने, उसके बाद उसमें निरंतर सुधार होता चला गया। उसके बाद धातुओं की खोज हुई, तो फिर धातुओं में खोज होती चली गई। कंप्यूटर का विकास इसका बहुत बड़ा पैमाना वो है। शुरुआत में कैसे कंप्यूटर बने थे और आज की डेट में कितने फास्ट हैं और कितने छोटे भी हैं। तो इंसान की यही जो चीज़ है वो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे विशिष्ट और अलग बना देती है। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब किसकी? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की। क्वेश्चन के संदर्भ में इन थोड़ी संस्कृतियों को जानना भी जरूरी है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की खोज भारत में कब हुई? लगभग आपके 1950 के दशक में। 1950 के दशक में जो सांकलिया महोदय, इन्होंने ताम्र पाषाण संस्कृतियों पर प्रकाश डाला। ये महाराष्ट्र में शोध अनुसंधान कर रहे थे, तो इसमें जोरबी संस्कृति में क्या मिला? महाराष्ट्र की इस ताम्र संस्कृति के जहाँ तांबा और पाषाण दोनों ही उपयोग हो रहे थे। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि मानवीय समाज जो चीज़ उसके मतलब की होती है, वो चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उसका अगर उपयोग है तो उपयोग आज भी हो रहा है। जैसे कि पाषाण काल के उपकरण, इंसान ने इतनी तरह की धातुएं सब कुछ विकसित कर लिए हैं, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाषाण के ही उपयोग होती हैं। उदाहरण के लिए सिलबट्टा बहुत प्राचीन काल से प्रयोग में आ रहा है। गेहूं पीसने के लिए चाकी जो होती है उसमें भी आज पत्थर का ही उपयोग होता है, चाहे वो बड़े पैमाने पर हो चाहे घर में हो। तो पाषाण तांबे की खोज के साथ ही ऐसा नहीं हुआ उन्होंने पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करना बंद कर दिया हो। ऐसे ही पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो मध्य पाषाण काल में भी प्रयुक्त हुए, नव पाषाण काल में भी प्रयुक्त हुए। तो इस तरह से जो चीज़ें इंसान के मतलब में बनी रहती हैं वो हमेशा वो उपयोग में आती रहती हैं और वो निरंतरता उनमें पाई जाती है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ये बताती हैं यहाँ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा आपको जो उपकरण मिलेंगे तांबे के मिलेंगे, नहीं, यहाँ भी पाषाण उपकरणों की प्रधानता है। तांबा तो बहुत कम मात्रा में मिला है, क्योंकि तांबा हर जगह प्रकृति में नहीं पाया जाता है। पत्थर भी बहुत जनरली तो पत्थर सब जगह मिल ही जाता है, लेकिन धातु के जो निक्षेप हैं, जो खदानें हैं, वो हर जगह नहीं पाई जाती हैं। तो इस वजह से जहाँ जिन सभ्यताओं के पास तांबा की खदानें रहीं, उन्होंने तांबे का ज़्यादा उपयोग किया। जिनके पास नहीं थी उन्होंने दूसरी जगह से कैसे भी करके आया होगा और वहाँ उन्होंने उपयोग किया होगा। तो तकनीकी दृष्टि से अगर हम बात करें ताम्र पाषाण काल की, तो तांबा लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास प्रयुक्त होना शुरू हो जाता है। तो तकनीकी दृष्टि जो है, यह जो तांबे का युग है, ताम्र पाषाण युग है, वह भारत की हड़प्पा संस्कृति से पहले का है। हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता इससे पहले का है ताम्र पाषाण युग। क्यों? क्योंकि यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्योंकि उन्होंने तांबे में टिन मिला के कांसा बनाना सीख लिया था, और यह केवल ताम्र पाषाण युग है। तो यह हड़प्पा सभ्यता निश्चित तौर पे ताम्र पाषाण काल के बाद की है। लेकिन तांबे की उपलब्धता के आधार पर क्या है, बहुत संस्कृतियां ऐसी थीं जो हड़प्पा से पहले विद्यमान थीं, हड़प्पा के साथ साथ पैरेलल भी चल रही थीं, और हड़प्पा के बाद भी ताम्र पाषाण युग में ही चल रही थीं। तो भारतीय जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, उनकी विशेषता यही है कि इनमें कुछ संस्कृतियां हड़प्पा के पहले की हैं, कुछ उस हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं, और कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात की भी हैं। क्योंकि टिन की उपलब्धता हमारे देश में प्रारंभ से ही कम रही है, तो जब टिन ही नहीं मिलेगा तो कांसा कैसे बनेगा? तो तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की हैं, क्योंकि तांबे का प्रयोग पहले आरंभ हुआ था। लेकिन तांबे की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न काल की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, जिनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की, कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, और कुछ हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं। अब मैं कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के नाम बता देना चाह रहा हूं आपको। एक है ताम्र भंडार संस्कृतियां।
इसमें ये संस्कृतियाँ जो हैं, मैं इनकी अभी थोड़ी देर में पूरी व्याख्या बताऊँगा आपको। फिर एक है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ लगभग भारत के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में पाई जाती हैं, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह पे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ पाई गई हैं। तो अब हम बात कर रहे थे ताम्र निधान संस्कृतियाँ। निधान मतलब संग्रह, यानी ये वो संस्कृतियाँ हैं जहाँ पे तांबे की वस्तुएं संग्रह के रूप में प्राप्त हुई हैं। और इस संस्कृति की सबसे पहले खोज उत्तर प्रदेश में हुई थी। कानपुर का बिठूर, आप बिठूर वैसे भी जानते होंगे, 1857 के विद्रोह नाना साहब के संदर्भ में आपने सुना होगा बिठूर। तो 1822 में बिठूर में ताम्र भंडार की खोज हुई थी। उसके बाद खोज होती रही और बहुत सारे स्थान ताम्र निदान संस्कृतियों के प्रकाश में आए। कितने? उत्तर प्रदेश में 40, बिहार में 19 और मध्य प्रदेश में 8 स्थानों की खोज अब तक हो चुकी है। और इस जो ताम्र निधान संस्कृति है, इसका जो मुख्य संकेंद्रण क्षेत्र है वो गंगा यमुना का दोआब है। यहाँ पे इस तरह की ताम्र निधान संस्कृतियां ज्यादा पाई गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी किसमें, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में इनका संकेंद्रण दिखाई देता है। वही आपका ही क्षेत्र एटा, इटावा और अयोध्या वगैरह, कानपुर है। सबसे बड़ी ताम्र निधान गुंगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे की वस्तुएं और 102 चांदी की वस्तुएं मिली थी। यह प्रश्न कई बार बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी ताम्र संग्रह कहाँ से मिला है या गुंगेरिया क्यों प्रसिद्ध है। तो ये है वहाँ की एक विशेषता, जिसमें 424 तांबे की वस्तुएं मिली हैं, वो है आपका गुंगेरिया से। तो ताम्र निधान संचय को लेके यह बहुत बड़ा प्रश्न बना रहा कि यह संस्कृति किस मृदभांड परंपरा से जुड़ी हुई है, इनके प्रयोग करने वाले कौन थे, इनको बनाने वाले कौन थे। तो आरंभ से ये जो ताम्र निधान जो मिले हैं, इसमें जितने भी उपकरण मिले हैं वो प्राय किससे संबंधित हैं, आखेट से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? शिकार से संबंधित हैं, आखेट से संबंधित हैं। तो ये जो ताम्र निधान संस्कृतियां हैं वो कहाँ, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा थी, जिसमें तलवार है, कुल्हाड़ी है, मत्स्य भाले हैं, विशिष्ट तांबे की मानवाकृतियां। मैं आपको एक चित्र दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये मत्स्य भाले हैं, ये भी ये एक कुल्हाड़ी टाइप की है, और ये भी खोदने वगैरह के काम में आते रहे होंगे, अस्त्र उपकरण वगैरह। ये भी है, तीर का बाणाग्र है। कुल्हाड़ी उस समय अलग तरह से बनाई जाती थी, आज कुल्हाड़ी में छेद करके बनाई जाती है। पहले क्या करते थे, एक लंबा सा उसको पीट लिया जाता था, ये ऐसे करके बढ़ा दिया जाता था, फिर इसको फोल्ड कर दिया जाता था। तो जैसे ये हो गया तो इसी को ऐसे फोल्ड कर दिया, इसमें फिर वो बैंड का प्रयोग करते थे, लकड़ी का हत्था लगा दिया करते थे। तो इस तरह का प्रयोग होता था, और इस तरह के उपकरण बहुत सारी मात्रा में मिले हैं। इसमें जो विशिष्ट है वो ये है मानवाकृति। यह किस किधर भी तरह से एक अस्त्र उपकरण हथियार दिखाई नहीं देती है, जबकि इसकी संख्या भी काफी मात्रा में प्राप्त हुई है। उसका हम बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम बीवी लाल ने इनका संबंध गैरिक मृदभांड संस्कृति से, जो उत्तर वैदिक कालीन जो गैरिक मृदभांडों का प्रयोग होता था उससे जोड़ा है। और साइपाई जो इटावा में स्थान है, वहां से ताम्र संचय और गैरिक मृदभांड एक ही स्तर पर साथ साथ पाए गए थे। तो इसीलिए माना जाता है कि ताम्र संग्रह संस्कृतियां जो थी वो किससे जुड़ी हुई, गैरिक मृदभांड परंपरा से जुड़ी हुई थी। उत्तर वैदिक काल, चलिए देखता हूँ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण संस्कृति है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। यह कहाँ स्थित थी, उत्तर पूर्वी राजस्थान से। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ये देखिए गणेश्वर, ये सैपाई है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। यह संस्कृति बहुत प्राचीन है। इसका जो 2800 ईसा पूर्व के आसपास से 2000 ईसा पूर्व की है। जोधपुरा
साहिबी नदी के तट पर है और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे। अधिकांश जो आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं वह किसके आधार पर पहचानी जाती हैं? उनके विशिष्ट मृदभांडों के आधार पर पहचानी जाती हैं। जैसे ही जो आप गणेश्वर और जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति का जो प्रमुख मृदभांड है, जो विशिष्ट मृदभांड है, वो कौन सा? नारंगी और लाल रंग का मृदभांड है, जिस पर विभिन्न तरह की डिजाइनें बनी होती थीं। मालवा संस्कृति अपने अच्छे और मजबूत मृदभांडों के लिए जानी जाती थी। इसी तरह अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग मृदभांडों की उनकी अपनी विशेषताएं हुआ करती थी। तो मैंने एक बताया ताम्रनिधान संस्कृतियां, दूसरा हो गई आपकी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। उसके बाद आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है वो 2100 से 500 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्वी राजस्थान से प्राप्त हुई थी। आहार एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसको शिलालेखों में और किताब प्राचीन जब लेखन कला का विकास हो गया था, शिलालेख वगैरह और किताबों वगैरह में, पुस्तकों में, पांडुलिपियों में, तो उसमें ताम्रवती नाम मिलता है, ताम्रवती या ताम्रवती नाम मिलता है। यह कहाँ पे है? यह बेड़च नदी तट पे है और यह बनास नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे क्या है? आपका आहाड़ है। उदयपुर राजस्थान जिले में पड़ता है, उदयपुर है जो राजस्थान का, उसमें पड़ता है। इस आहार संस्कृति के और क्षेत्र हैं बालातल, गुलिंड। इस जो पूरी संस्कृति के जो स्थान पाए गए हैं वो बनास नदी की घाटी में है, इसीलिए इसे बनास नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहार कई बार पूछा गया है। आहार का प्राचीनतम नाम शिलालेखों में ताम्रवती मिलता है और स्थानीय लोग उसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते हैं, धूलकोट। चावल व बाजरा यहाँ की मुख्य फसलें थी। गंडासा, चाकू, उस तरह जितने तरह वो उपकरण होते हैं, वही जो मैंने अभी आपको दिखाए वो सब यहाँ मिले हैं। बाणाग्र मिले हैं, तांबे की बनी वस्तुएं मिली हैं। मृदभांड, इसके मृदभांड कौन से हैं? काले लाल मृदभांड जिन पर सफेद रंग के डिजाइन बने होते थे। कौन से मृदभांड? काले लाल मृदभांड जिन पर सफेद डिजाइन बनी हुआ करती थी। आहार संस्कृति का विस्तार आगे काफी लंबे समय तक रही है संस्कृति, और इसका जो लोग थे वो आगे भी विकास किया उन्होंने। तो मालवा क्षेत्र तक इनके मृदभांड, इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आहार संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात है, ताम्रपाषाण संस्कृति है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखिए वो चावल और बाजरा इनकी मुख्य फसलें थीं, तो चावल था यहाँ बनाकर, तो ये आंसर नहीं होगा। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। आहारवासी क्या है, वहाँ तांबे की उपलब्धता ज़्यादा थी, तो आहार व धातु कर्म वहाँ पे ज़्यादा होता था, तो उनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन तो था ही। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफेद रंग की ज्योमेट्री आकृतियां उकेरी गई हैं, ये बात भी सही है। तो 1 3 4, 1 3 4 यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है आपका। तो आहार संस्कृति के बारे में हमने बात की, चालकोलिथिक युग की बात की, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात की, उसके बाद आहार सभ्यता और आपकी आहार अथवा बनास संस्कृति के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी आहार सभ्यता। देख लीजिए आप यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना है, 2100 के आसपास, जो कि हड़प्पा सभ्यता भी उसी पीरियड की है। विकसित हड़प्पा सभ्यता इस समय के है। और अब उसके बाद फिर मैंने ताम्रनिधान संस्कृतियों के बारे में बताया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में बताया, आहार के बारे में बता चुका हूँ। उसके अब मैं आपके लिए आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको जोरवे संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, ऐसी ही कुछ और संस्कृतियों की चर्चा करूँगा। यद्यपि घटना चक्र में प्रश्न उनसे संबंधित अभी नहीं आए मेरी नज़र में, लेकिन वह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सिविल सेवा की में ना हो, किसी और परीक्षाओं में पूछे गए हों, किसी और स्टेट, राजस्थान स्टेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके होंगे जरूर, निश्चित तौर पे। और बहुत सारे, जैसे नवदा टोली वाला स्थान है, जोरवे संस्कृति, तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। तो मैं आगे अगले वाली क्लास में उन संस्कृतियों की भी थोड़ी चर्चा आपके सामने करूँगा। जैसे आपके
जोरवे संस्कृति ये रही, उसके बाद कायथा संस्कृति ये रही। तो ये जो कुछ और संस्कृतियाँ हैं, गुंगेरिया आपका जो मैंने बताया, दैमाबाद, नेवासाय नाम का ये जोरवे संस्कृति के क्षेत्र, ये हो गई क्षेत्र। तो और ये झूकर झांकर संस्कृति है। तो इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।